कुछ लोगों के चिल्लाने से लोग डरते हैं, कुछ लोगों के रोने से डरते हैं। प्रमोद जी सामर की चुप्पी से लोग डरते हैं। अच्छा, धैर्य और संयम रखना चाहिए जी। ना तो चिल्लाने से कुछ मिलेगा, ना कुछ रोने से मिलेगा, और इन दोनों के करने से अगर मिलता है तो मैं उसको ठोकर मारता हूँ। पर मैं ही सर्वोपरि हूँ ऐसा मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। मैंने एक ही नीति सदैव रखी है, संगठन हित सर्वोपरि और संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि। तो मुझे अगर जहाँ निर्णय करने का अवसर मिला तो मैंने अपना पराया नहीं, संगठन हित को देखा। बहुत बड़ी लानत है, अगर हमारा कर्म सही है, दिशा सही है तो ठीक है, इसमें चिल्लाने रोने इससे कुछ भी होने वाला नहीं और ना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो इसमें। क्योंकि अनेकों हजारों कार्यकर्ता, उनके बारे में भी सोचो जो आपके लिए बूथ पर दिन और रात लड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कई जगह अभिव्यक्ति देता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता सर्वाधिक कहाँ पर लड़ता है? बूथ पर जी। जो दिन और रात अपनी विपक्षी पार्टी से भी उलझता है, अपने तर्कों के आधार पर अपनी पार्टी के पक्ष में बात को रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन हजारों कार्यकर्ता की मेहनत से हम इसको अभिमान न मान लें कि मैं इसलिए पार्टी है। पर आप देखिए कि जब वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हो चुका है और आप कितने असहनीय उसके प्रति हो गए कि जो हाव भाव, जो एक्शन है, जिस तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया, वो मैं सोचता हूँ राष्ट्रद्रोह की भाषा में आना चाहिए। पर कांग्रेस ने जो भावना प्रदर्शित की है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा इसलिए करता हूँ कि किसी विदेशी महिला का इतने वर्ष बाद भी जिस तरह से इस पार्टी में राजनीतिक हस्तक्षेप है जी, तो रोम की संस्कृति यहाँ नहीं चल सकती, यहाँ राम की संस्कृति चलेगी, वंदे मातरम की चलेगी। आपको उस वंदे मातरम रोकने का कोई अधिकार नहीं। अगर आपकी पार्टी आपको मौका दे या किसी और को ही मौका दे तो पट्टों को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि लंबे समय से और बरसों से काबिज जो व्यक्ति है जिस स्थान पर है वो कोई शौक मोह से वहाँ नहीं काबिज है। वक्त परिस्थितियाँ थी, उनके पास अनुकूलता नहीं थी, वक्त उस समय वही जगह उपलब्ध हुई, पर वहाँ पर जाकर के उन्होंने जैसे तैसे अपना 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 दशक निकाले हैं। तो आज कम से कम पिता की संतुष्टि है कि अपनी आंखों के सामने परिवार को छत का हक मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता है। पट्टा होना तो बहुत बड़ा सुकून है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति हर समय यही जागृत रहता है कब किस दिन क्या बात आ जाए। पर एक विषय इसमें जरूर कहूँगा, जो इसमें माफिया शामिल हैं उनके साथ तो व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। और आज हमारा खास कार्यक्रम उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन बनेगा महापौर। मैं आज जो हमारे अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनके लिए मैं जिगर मुरादाबादी का एक मशहूर शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जी हाँ, सियासत के वो किरदार, उदयपुर की सियासत में कुछ चेहरे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, सियासत की दिशा तय करते हैं। एक ऐसा नाम जिसने कोई संगठन का रणनीतिकार कहता है तो कोई भाजपा की राजनीति का चाणक्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तक पहुंचा और फिर पार्षद से लेकर समिति अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियों तक इनका राजनीतिक सफर सिर्फ पदों की फहरिस्त नहीं, बल्कि संगठन को करीब से समझने और उसे साधने का लंबा अनुभव है। मौजूदा समय में भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे इस चेहरे की पहुंच प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक मानी जाती है। संगठन की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक रिश्ते का मजबूत नेटवर्क और राजनीतिक परिस्थितियों को भांपने की क्षमता इन्हें उदयपुर की सियासत में एक अलग मुकाम देती है। शायद यही वजह है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये सियासत के सिर्फ मोहरे नहीं चलते, चाल को समझते हैं। और जब चाल समझने वाला खिलाड़ी मैदान में हो तो मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं रहता, रणनीति की जंग बन जाता है।
आज हमारे साथ सियासत की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, प्रमोद जी सामर। सबसे पहले नमस्कार। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, उदयपुर की सत्ता का केंद्र कहे तो भी इस बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी प्रमोद जी सामर को। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जी, हम तो सामान्य कार्यकर्ता की बात ही सदैव काम करते रहते हैं। बस एक ही है, जी, काम में कोई विराम नहीं, निरंतर काम करते हैं। जी। पद के साथ या सत्ता संगठन के अनुकूलता के हिसाब से नहीं, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के लिए जो जिम्मेदारी और जिस कर्तव्य का हमको निर्वहन करता है वो मैं 12 ही मास और 24 ही घंटे करने का प्रयास करता हूँ। जी, तो अब सर प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहला सवाल जो आपसे है कि बहुत लंबे समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब से भाजपा के नए जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी बने थे तब से कयास लगाए जा रहे थे कि एक जो ये नया गुट बना है पीपीजी जिसे नाम दिया गया उसमें कह रहे थे कि ये इनकी जो एकता है उससे कई जो अन्य लोग थे भाजपा के वो टेंशन में थे कि यार ये कैसे न कैसे इसमें फूट डाली जाए, दरार डाली जाए। तो सबका ये कयास था कि जैसे ही अगर जनरल पुरुष की गोटी आती है तो ये स्वतः ही ये गुट में दरार आ जाएगी। इस बात में प्रमोद जी सामर का क्या कहना है, क्योंकि एक पी आपके नाम से भी ताल्लुक रखता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 वोट से और 7वें वोट के लिए श्रेष्ठतम प्रदर्शन के साथ मैदान में है। गुटबाजी कुछ तो कपोल कल्पित होती है, कुछ वातावरण में बनाए रखने के लिए होती है, परंतु मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी न तो किसी 3P की मोहताज है, न कोई 3P इस दिशा में है। जी, ये सगुप है जी, और उसके कारण से कोई काम प्रभावित होता हो ऐसा कहीं भी नहीं है। एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जिसको संगठन मौका देगा, अवसर देगा जी, और जो निर्देश देश का, वो निर्देश केवल उनकी मन से नहीं होता है, अनेक प्रकार के सर्वे के आधार पर होता है, वो सबको सर्वमान्य होगा। जी। कई लोगों ने अनचाहे मन से भी खुशी जाहिर करी जैसे ही प्रमोद जी का नाम आया, कोटा का प्रभारी बनाया तो आधे लोगों को लगा कि यार ये टेंशन हमारे फ्री हो गई। क्या प्रमोद जी सामर को कोटा का प्रभारी बनाए जाने से उनके महापौर पद की दावेदारी में 1% भी फर्क पड़ा? देखो, मेरे पास निरंतर विभिन्न जिले और संभागों के संगठन का प्रभार रहा है। मैं बांसवाड़ा भी प्रभारी रहा, डूंगरपुर भी रहा, और चुनाव, पंचायत राज, सहकारिता, संगठन, लोकसभा और विधानसभा मैं अनेकों बार में लगातार निरंतर प्रभारी या संयोजक के रूप में कार्यरत रहा हूँ। इसलिए कोई नई चीज़ नहीं। मैं 2 अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग का पहले सह प्रभारी और फिर प्रांत प्रभारी भी रहा हूँ। उसके बाद में अभी वर्तमान में प्रदेश में सहकारिता प्रकोष्ठ का लगातार निरंतर सहकारिता प्रकोष्ठ का कार्य देखता हूँ संयोजक के नाते, और पार्टी ने अभी मुझे कोटा शहर जिले की जिम्मेदारी दी है, तो एक कोई मेरे लिए नयापन हो ऐसा कुछ नहीं है। जी, जिम्मेदारी वही है, संगठन का मजबूत काम करना है। अब भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी कौन सा जिला हो सकता है, संभाग हो सकता है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जी, काम करना है और ये संगठन जिम्मेदारी देता है तो मैं तो उनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि हमारे काम को कहीं न कहीं कार्य करने के लिए स्व अवसर प्रदान करता है। जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रमोद जी सामर के लिए महापौर का जो पद है सिर्फ एक पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए महापौर या विधायक का पद चाहिए, बाकी प्रमोद जी की अप्रोच जो है वो राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से भी है और उनका जो ओरा है वो इतना बड़ा है कि आज भी उदयपुर देहात और उदयपुर शहर की सत्ता का प्रमुख केंद्र प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी जो कह दे वो फाइनल, क्योंकि लॉयन इज ऑलवेज अ लॉयन। ऐसा है, लंबे समय से संगठन में काम करने का अवसर मिला है। 88 से निरंतर उदयपुर राजसमंद जिला जब एक था, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, उसके बाद जिले छोटे होते गए तब भी अध्यक्ष था, फिर मैं ओम जी बिरला के समय में प्रदेश में उपाध्यक्ष था,
युवा मोर्चा के बाद मुझे कोऑपरेटिव काम करने मिला, प्रदेश मंत्री अरुण जी चतुर्वेदी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला, और साथ ही में मुझे संभागों में, जिलों में निरंतर काम करने का अवसर मिलने के कारण से कुछ मेरा अनुभव और आकलन ठीक हो सकता है, पर मैं ही सर्वोपरि हूँ ऐसा मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूँ। मैंने एक ही नीति सदैव रखी है, संगठन हित सर्वोपरि और संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि। तो मुझे अगर जहाँ निर्णय करने का अवसर मिला तो मैंने अपना पराया नहीं, संगठन हित को देखा, और जहाँ मेरे बारे में या मुझे कहीं निर्णय करने के लिए कोई अतिरिक्त भी काम मिला तो मैंने संगठन के निर्णय को सर्वोपरि मैंने स्वयं रखा, और कार्यकर्ताओं को ये भी कहा कि ऐसा नहीं हम कुछ बन जाए तो सब कुछ है बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो संगठन निर्णय करे उसको स्वीकार करो, न कहीं बगावत करने की आवश्यकता है, न कहीं कहने की है। संगठन अलग अलग दृष्टिकोण से सोचता है, उस दृष्टिकोण के परिधि में अगर आपको उचित समझता है, आपको अवसर देता है तो निश्चित काम को अच्छा करने का प्रयास करो, पर वो अवसर नहीं मिलता तो इस कारण से आप छोटे हो गए, तो इससे मन में सोचने की जरूरत नहीं है। संगठन में अनेक दायित्व संगठन के साथ आते हैं जाते हैं, पर कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता के रूप में रहना, क्योंकि कार्यकर्ता कभी भी भूतपूर्व नहीं होता है जी, कार्यकर्ता अभूतपूर्व है जी, बाकी जितने संगठन के पद हैं, जनप्रतिनिधि के पद हैं, वो सब पद कहीं कहीं जाके भूतपूर्व हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कार्यकर्ता की राय को, कार्यकर्ता के मान सम्मान को रखता हूँ। जी। आपकी पार्टी जो है लगातार 30 वर्षों से उदयपुर की शहरी सरकार पर काबिज है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में उदयपुर का सर्वांगीण विकास हुआ? विकास तो निश्चित रूप से उदयपुर का हुआ है, और विकास के दृष्टिकोण के हम मायने देखें तो आज विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर उदयपुर अग्रणी स्थान पर है। और आप निरंतर देखते हैं कि पहले पर्यटक उदयपुर में एक सीजन हुआ करता था, कभी दीपावली के आसपास, कभी किसी विशेष तिथि त्यौहार के आधार पर, वह पर्व के आधार पर पर्यटन का आना जाना रहता है। मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर सौभाग्यशाली है, मेजबानी में, सदैव पधारो साहब की आवभगत करने में, और यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है, क्योंकि कोई पर्यटन के लिए सबसे अधिक होता है पर्यावरण, यानी कि हरितमय युक्त हो, पहाड़ी और पानी तीनों का संगम है, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। और इसी कारण से आप देखते हो निरंतर पर्यटनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और अभी भी आज भी समाचार पत्रों में है कि अभी भी जो औसतन मासिक रूप से निकालते हैं समय परिस्थिति के हिसाब में, उसमें भी सर्वाधिक पर्यटन उदयपुर में आया। तो ये तो एक बहुत बड़ी सौगात है, और उस पर्यटन को स्थल को बनाए रखने में नगर निगम, नगर निकायों का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 6 बार चुनाव जीत कर आना कोई सामान्य काम नहीं है जी, पर इसके पीछे अगर मैं ये कहूँ तो जनता का आशीर्वाद है, पर जो मेहनत जनसंघ के जमाने से अभी तक हुई है, उस मेहनत के कारण से संगठन खड़ा हुआ है, और संगठन की विचारधारा को निरंतर अभी भी अक्षुण्ण रखते हुए हमने धरोहर को संग्रहित नहीं किया है, हमने नई पीढ़ी को समर्पित किया है। इसलिए जो 95 से लेकर के जनप्रतिनिधि बने, तो अब नए जनप्रतिनिधि तक में आप देखोगे निरंतर अनेक समाज को अवसर मिला है जी, अनेक नौजवानों को अवसर मिला है, सभी वर्ग को मिला है, और यही संगठन की ताकत है। और इस कारण से आप देखते हैं कि लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व रहता है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी बूथ स्तर तक संगठनात्मक इकाई का होना, उसका सक्रिय रहना, उनका रचनात्मक संगठनात्मक कार्यक्रमों सदैव योगदान रहना। और कोई विषय ऐसे भी आते हैं, चाहे हम केंद्र और राज्य में सरकार में हैं, परंतु देश हित में कभी कोई विषय आता है तो आंदोलनात्मक स्वरूप भी हमारा आज भी बूथ स्तर तक है, और यही पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। मतलब आंदोलन आप ऐसा करते हो कि कांग्रेस कार्यालय में या राहुल गांधी के किसी फंक्शन में अगर वंदे मातरम गलत बज जाता है तो आप लोग विरोध कर देते हो, पर वहीं मदन जी राठौड़ के कार्यक्रम में
वंदे मातरम गलत बज जाता है तो उसका विरोध नहीं होता है। नहीं देखो, आप एक बजना विषय हो सकता है, पर आप देखिए कि जब वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हो चुका है और आप कितने असहनीय उसके प्रति हो गए कि जो हाव भाव, जो एक्शन है, जिस तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया, वो मैं सोचता हूँ राष्ट्रद्रोह की भाषा में आना चाहिए। जब देश में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया कि वंदे मातरम पहले होगा, सार्वजनिक रूप से होगा और पूरा वंदे मातरम होगा, तो जिस देश में हम रहते हैं, जिस आबोहवा हम जीते हैं, तो उसके कानून की पालना हमको करनी है। दूसरा, अभी पूरा देश 150वीं जयंती बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम को लेकर कर रहा है, यानी एक अनेक मतलब कह सकते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा मूल मंत्र उद्घोष का था वंदे मातरम जी, जिसको केवल बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने ही नहीं, कांग्रेस तत्कालीन सरकार के समय भी गाया जाता था, बजता था। तथाकथित लोगों ने इसको कई तरह के कटाक्ष के प्रहार के, पर आज भी वही मैं सोचता हूँ कि पूरी देश की आज़ादी का बहुत बड़ा आम जन की सहभागिता के साथ में एक गीत मन के से बोला जाता था और उस पर हजारों पांव उठ जाते थे जी। अब उस वंदे मातरम के लेके आज कांग्रेस सरकार अपना जो आचरण कल देश के सामने रखा है, यानी कि आप मन में कितनी हीन भावना रखते हो और आप किस तरह के विषयों को तो प्राथमिकता देते हो, और जो देश हित के विषय हैं, तो मैं तो कहता हूँ हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में देश के इतिहास में पहली बार जो काम 47 में होना चाहिए था, वंदे मातरम को गाया उस दिन भी होना चाहिए था, पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार पूरा वंदे मातरम जी, यानी कि देश के एक एक व्यक्ति की मन की भावना की अभिव्यक्ति का वह तो बधाई के पात्र नहीं है, पर कांग्रेस ने जो भावना प्रदर्शित की है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा इसलिए करता हूँ कि किसी विदेशी महिला का इतने वर्ष बाद भी जिस तरह से इस पार्टी में राजनीतिक हस्तक्षेप है जी, तो रोम की संस्कृति यहाँ नहीं चल सकती, यहाँ राम की संस्कृति चलेगी, वंदे मातरम की चलेगी। आपको उस वंदे मातरम रोकने का कोई अधिकार नहीं जी। उदयपुर को जो एक मुख्य नदी हमारे शहर के बीच से बहती है, आयड़ की नदी, जिसे वेनिस बनाने का सपना उदयपुर के कई जनप्रतिनिधियों का रहा। पूर्व जनप्रतिनिधि गुलाब चंद जी कटारिया का भी रहा, मौजूदा ताराचंद जी का भी ये सपना है। प्रमोद जी सामर की क्या सोच है? क्या आयड़ कभी वेनिस बन पाएगी? क्या आयड़ कभी साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बन पाएगी? जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था तब ये विषय हमारे समय काफ़ी चला, प्रयास भी हुए, विचार भी क्योंकि वे अभिव्यक्ति हुई, कुछ संगोष्ठियाँ इस दृष्टि से की गई कि इसमें जनता के सुझाव दिए जाए, और मेरा आज भी विश्वास है कि वेनिस तो चलो विदेश का होगा विषय, पर जो साबरमती में अभिनव प्रयोग सफलतम हुआ है तो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ठीक हमारी मॉनिटरिंग हो, समयबद्ध, चरणबद्ध, क्योंकि ये मौसम के अनुकूल चलने वाले काम है जी। आपको कब काम को प्राथमिकता देनी है, गति देनी है, और कब विराम देना पूर्व समय पर, इसका आपको सुनियोजित तरीके से चलना होगा। क्योंकि आप ये मानकर चलिए 4 माह अगर बारिश के मानते हैं कम ज़्यादा, तो हमारे वहाँ जो निर्माण कार्य वो कैसे पहले पूर्व हो, एक। दूसरा, जनता की सहभागिता बढ़े, कुछ अतिक्रमण है वह हटे, फिर हम कैसे रिसाइकलिंग के माध्यम से वह जो पानी है उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और उस पर हरियाली कैसे आच्छादित हो सकती है। ये मैं सोचता हूँ आज इस वैज्ञानिक युग में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। काम सिर्फ इतना है कि इसको तकनीकी आधार पर समयबद्ध, चरणबद्ध का प्रोजेक्ट के हिसाब से और सही समय पर काम होना चाहिए जी। तो 100% मैं आपको कह सकता हूँ शानदार इस इतिहास का जो हमको एक बेहतरीन तोहफा है उसको हम सुंदरतम दृश्य में बदल सकते हैं। जी। शहर के महापौर के घर के बाहर ही सड़क का ढह जाना कितनी बड़ी मतलब ये विडंबना है इस शहर की। मैंने भी देखा है उसको,
मैं ऐसा सोचता हूँ, सब प्रयास अच्छे के लिए करते हैं, और ऐसे अगर कहें भी जहाँ भी हो ऐसा, वहाँ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि कहीं कहीं तकनीकी आधार पर भारी गड़बड़ हुई है, और ये तो अच्छा रहा, कोई हादसा हो जाता हम किसको जवाब देते जी। पर तकनीकी आधार पर जो भी इसके दोषी लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। लंबे समय से अधिकारी वर्ग जो है वो लंबे समय से नगर निगम या नगर विकास प्रन्यास जो हमारी दो प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें अधिकारी लंबे समय से काबिज है, उनका तबादला नहीं होता। तबादला होता भी है तो वो 5-10 दिन में वापस यहाँ पर आ जाते हैं। इसको लेकर प्रमोद जी समर का क्या रुख है? ऐसा है कि देखो, अब चुनाव का जब समय होता है तो 3 वर्ष से अधिक काबिज अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं। अगर आप प्रशासन करता है ठीक, नहीं तो चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं जी, और कभी वो निर्णय भी बहुत कठोर लेते हैं उसके बाद, तो वो 3 साल अधिकतम की एक प्रक्रिया तो वो है। उसके बाद भी आपका कहना है कि कुछ समय के अंतराल के बाद वापस आ जाते हैं, तो कुछ तो बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं जो काम की दृष्टि से मन जनता की इच्छा होती लाए जाते हैं, और कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कि वह वापस उदयपुर में आने के पीछे अनेक कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि संख्या के अनुपात पर नौकरियां लगी नहीं जी, साथ में जिस तरह का पहले दृश्य रहा उसके सब परिणाम सबको जानकारी में है। अब आपको काम जो इस समय उपलब्ध कर्मचारी है उन्हीं से लेना है। जी, आज यूडीए इतना बड़ा एरिया बन गया, नगर निगम 80 वार्ड के हो गए, तो उसके अनुपात में भी कर्मचारी होने चाहिए। सफाई कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक का वर्ग चाहिए, तो कई बार इसकी पूर्ति और संतुलन और अधिक चार्ज का काम भी करना पड़ता है, और उसका एकमात्र विकल्प है कि जितने पद उतनी भर्ती हो स्थायी, तो सतत समाधान होगा। जी। अच्छा, कुछ लोगों के चिल्लाने से लोग डरते हैं, कुछ लोगों के रोने से डरते हैं, प्रमोद जी समर की चुप्पी से लोग डरते हैं। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ, धैर्य और संयम रखना चाहिए जी। न तो चिल्लाने से कुछ मिलेगा, न कुछ रोने से मिलेगा, और इन दोनों के करने से अगर मिलता है तो मैं उसको ठोकर मारता हूँ। जी। हम अपनी कर्म शक्ति से चलें और ताक अपनी शक्ति के आधार से स्वाभिमान जिंदा रखते हुए चलें, परिश्रम से चलें। परिक्रमा से अगर कोई सोचता हो तो मैं सोचता हूँ ये अपनी मेहनत को, कर्म को बहुत बड़ी लानत है। अगर हमारा कर्म सही है, दिशा सही है तो ठीक है, इसमें चिल्लाने रोने इससे कुछ भी होने वाला नहीं, और ना करना चाहिए, चाहे कोई भी हो इसमें, क्योंकि अनेकों हजारों कार्यकर्ता उनके बारे में भी सोचो जो आपके लिए बूथ पर दिन और रात लड़ते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कई जगह अभिव्यक्ति देता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता सर्वाधिक कहाँ पर लड़ता है? बूथ पर। जी। जो दिन और रात अपनी विपक्षी पार्टी से भी उलझता है, अपने तर्कों के आधार पर अपनी पार्टी के पक्ष में बात को रखता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन हजारों कार्यकर्ता की मेहनत से हम इसको अभिमान न मान लें कि मैं इसलिए पार्टी है। बहुत प्रयोग कई लोग बार कर देते हैं जी, पर लौट के आना पड़ता है, और पार्टी के जितने भी साथ रहते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते हैं। इसलिए पार्टी आपको समय पर अच्छा स्थान देगी, इस विश्वास के साथ चलो। स्थान मिले या नहीं मिले, आपको काम करने का अवसर मिला है, उसको पूर्ण रूप से करो, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। मौजूदा समय में प्रमोद जी के गुलाब जी से किस तरह के संबंध? बहुत अच्छे संबंध हैं, बातचीत होती है आपकी? मिलते हैं सामने जब कहीं भी, तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में उदयपुर में जिन लोगों ने जी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया, जी, तो आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, भानु कुमार जी शास्त्री, गुलाब चंद जी कटारिया, इनके योगदान को कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता, ना भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिन और रात और विपरीत परिस्थितियों में संगठन को खड़ा किया। और उन विपरीत परिस्थितियों में प्रमोद जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे, युवा मोर्चे की टीम के कप्तान बनकर। पर जब भी मौका देने की बारी आई तब प्रमोद जी को
एक बार कह रहे यार भाई तू एक बार, इस तरह से ट्रीट करा गया। जब आपको बनाया गया, पिछले बार पार्षद बने तब भी महापौर बन सकते थे आप। हो इस सकता बार है मेरे से कई श्रेष्ठ लोग होंगे, उनका चयन हुआ होगा। तो इस बार जब सत्ता का केंद्र ही प्रमोद जी हैं, तो क्या प्रमोद जी खुद को मौका देंगे? नहीं, मुझे तो, मैं संगठन में विश्वास करता हूँ। मैंने कहा ना जी, मैं स्वयं इन अभिव्यक्तियों से बहुत दूर रहता हूँ, और न मैं इस तरह का कोई कार्य करता हूँ जिससे पार्टी संगठन को वातावरण में नुकसान हो। जी, संगठन जो निर्णय करता है उसको मैं अंगीकार करता हूँ, कभी भी मैं प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रमोद जी अपने का काम पे पेपर वर्क जो है वो इतना मजबूत है कि जब आदमी पेपर वर्क पूरा करता है तो उसके लिए कई ऑप्शन और खुल जाते हैं। मौजूदा समय में जो युवा है उनको पेपर वर्क के लिए क्या सलाह देंगे? पेपर वर्क की राजनीति में क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो हमारा एक सशक्त हस्ताक्षर है, अच्छे और बुरे समय का साक्षी है। आप समय समय पे उसको देखते रहेंगे तो आप धरातल पे रहेंगे। आपको अवसर मिल जाए और आप समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ तो ये आपका अहंकार है। अवसर न मिल जाए, मैं अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया कर दूं गलत तरीके से, तो वह भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर धरातल पर रहना है तो हमको बुरे समय के, सब समय के उस अनुभव से लेके वर्तमान तक के अच्छे बुरे सबको में एक स्थिति में बने रहना है, क्योंकि तो राजनीतिक क्षेत्र है, जय पराजय का भी विषय चलता है। हम ये सोचे कि नहीं हम राजनीति में हमारी ही निरंतर जय होगी, तो ये तो इतिहास और परिणाम गवाह है। तो हम विचलित होंगे तो बाहर हो जाएंगे जी, अभिमान में रहेंगे तो राजनीतिक पार्टियां जो देश चलाती थी आज हाशिए पे है जी। निरंतर प्रवाह के साथ चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से शुद्धिकरण रहेगा, दुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे और काम भी अच्छा खड़ा होगा। उदयपुर की राजनीति में जैन समाज का महत्व। जी देखो, ऐसा है कि प्रारंभ से जैन समाज का जनसंघ के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। दूसरा, जैन समाज निश्चित रूप से उदयपुर में बहुत बड़ी संख्या में है। जी। तो बहुत बड़ी संख्या में रहते हुए बहुत बड़ा योगदान जनसंघ से भाजपा के सफर में रहा है, इसलिए उसका एक अपना महत्व है। और हम तो इस बात के लिए कह सकते हैं कि जैन समाज के योगदान रहा तो जैन समाज के कार्यकर्ताओं को भी पदाधिकारी के रूप में जनप्रतिनिधि अवसर भी मिला है। जी। अच्छा, अब मेरा एक मुख्य सवाल आपसे ये कि अगर प्रमोद जी सामर को महापौर का पद मिलता है तो 5 ऐसे विजनरी कार्य क्या हैं आपके जो पहली प्रायोरिटी पर रहेंगे? 5 कार्य। ऐसा है, ये विषय अभी का नहीं है, जब हम इस दौड़ में प्रारंभ होंगे जी तो बताएंगे। आपकी पार्टी पर का मैं एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्य में आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि स्मार्ट सिटी के काम निश्चित समय अवधि में पूरे होने चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर होने चाहिए जी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को हमने जनता के सामने रखा है तो उसके काम भी उसी गुणवत्ता के साथ और समय के साथ हो। तो मैं सोचता हूँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे परिणामों को देगा जी, इसलिए इसको लंबित करने की आवश्यकता नहीं है। आयट नदी को हम सब मिलकर के उदयपुर का एक रोल मॉडल खड़ा करें, और जब साबरमती में इतना बड़ा कार्य हो सकता है जहाँ पानी की उस वक्त कितनी किल्लत थी, दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ तो भगवान की दया से मानसी वाकल से लेके चारों जिले हैं, पानी का निरंतर प्रवाह है, उस काम की हमको गुणवत्ता है। पर्यटन को रोजगार के साथ जोड़ते हुए अधिकतम, क्योंकि हमारे यहाँ के हार्टलाइन मैं सोचता हूँ पर्यटन है। कभी हमारे यहाँ खनिज हुआ करते थे, मार्बल से लेके सॉप स्टोन लेके, उनके अप डाउन और सब समय ऐसे देख, वो सबका योगदान है। पर पर्यटन शहर के लिए बहुत बड़ी ताकत है, इसको रोजगार भी साथ जोड़ना चाहिए और इसको कितना हम बढ़ावा दे सकें उसमें पूरी ताकत। हरियाली की दृष्टि से हर व्यक्ति को केवल ज्ञान दे करके नहीं, प्रतिबद्धता के साथ मन से इस हरितमा युक्त उदयपुर शहर के लिए पूरी ताकत से सहभागी बनाना चाहिए। और एक श्रेष्ठतम काम जो मुझे ध्यान आता है आज भी, कि आपने देखा होगा कि लंबे समय से सबके प्रयास से उदयपुर मेडिकल का और शिक्षा का बहुत बड़ा हब खड़ा हो गया है जी। और यहाँ बहुत प्रांतों के बच्चे पढ़ने भी आते हैं, देश विदेश के लोग व्याख्यान मालाओं से लेकर के आए। इसमें और बढ़ोतरी हो,
सुरक्षा रहे, समृद्धि के साथ आगे बढ़ सके। और ये हमको गौरव मिला है, क्योंकि केवल हब बनने से कोई मालिक को ही फायदा होता हो ऐसा नहीं है जी। ये पर्यटन और ये वो जगह हैं जहाँ से लेकर सुई से लेकर अब तक कहते हैं ना कि एक हमारे कोऑपरेटिव में बताते हैं कि ऐसे हमारे सुपर मार्केट है जहाँ सुई से लेकर ट्रैक्टर मिलते हैं। तो आप मान करके चलो, पर्यटन और मेडिकल और शिक्षा के हब में अगर इनकी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है तो सामान्य से सामान्य जो हमारे परंपरागत रोजगार थे जो विलुप्त हो गए आज पुनर्जीवित हो गए हैं और उनको भी संरक्षण मिलता है, वह भी पल्लवित होते हैं और मालिक को फायदा होता है होगा, पर कम से कम 70-100 व्यवसाय कैसे हैं उनको इसमें बहुत बड़ा रोजगार का साधन प्राप्त होता है। तो उसको प्राथमिकता के आधार पर भी उनको बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उनकी समस्याओं का समय पर निराकरण करना चाहिए। जी, अंतिम और आखिरी सवाल, पेराफेरी की जो पंचायतें नगर निगम में शामिल हुए लंबे समय से पट्टों को लेकर वे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, अगर आपकी पार्टी आपको मौका दे या किसी और को भी मौका दे तो पट्टों को लेकर आपका क्या रुख रहेगा? मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि लंबे समय से और बरसों से काबिज जो व्यक्ति है जिस स्थान पर हैं वो कोई शौक मोह से वहाँ नहीं काबिज है। वक्त परिस्थितियाँ थी, उनके पास अनुकूलता नहीं थी, वक्त उस समय वही जगह उपलब्ध हुई, पर वहाँ पर जाकर के उन्होंने जैसे तैसे अपना 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 दशक निकाले हैं। तो आज कम से कम पिता की संतुष्टि यह है कि अपनी आंखों के सामने परिवार को छत का हक मिल जाए, इससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता है। ये जब मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष था, जब मुझे अवसर मिला तो कई कॉलोनियों के पट्टों के लिए मैंने घर घर जा कर के नाप लिए जी और प्रस्तुत करके पुख्ता दस्तावेज बनाए और जो उसमें प्रामाणिकता चाहिए वो साक्ष्य जुटाएं। और उसके कारण से हमारे कुमारों से भट्टे से लेके बेरवा कॉलोनी, हमारे सिख कॉलोनी, सब बस्तियों में भट्टे बाद में मिले। जी, पट्टा होना तो बहुत बड़ा सुकून है, क्योंकि उसके बिना व्यक्ति हर समय यही जागृत रहता है कब किस दिन क्या बात आ जाए। जी। पर एक विषय इसमें जरूर कहूँगा, जो इसमें माफिया शामिल हैं उनके साथ तो व्यवहार वैसे ही होना चाहिए। जी, आम व्यक्ति जो जिसने वर्षों कहते हैं ना 30-30, 35, 50-50 साल एक धरती पर, चाहे वो कुटिया बनाकर, झोंपड़ी बनाकर जैसे तैसे रहा है, तो आज उसकी भी आस रहती है। इसलिए पट्टों का तो समुचित न्याय के साथ पट्टे देने चाहिए। जी। तो ये थे प्रमोद जी सामर, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि स्मार्ट सिटी के हो रहे कार्यों में गुणवत्ता के आधार पर और त्वरित गति से काम होना चाहिए। और जब साबरमती रिवर फ्रंट बन सकता है तो उदयपुर में वेनिस नदी भी यहाँ पर बन सकती है, उसी के तर्ज पर बन सकती है। लोगों को भी जागरूक होने की बात कही है और साथ ही में पट्टों को लेकर स्पष्ट रूप कहा है कि एक पट्टा जो सुकून देता है वो कोई और चीज नहीं दे सकती। जो वर्षों से वहां पर काबिज है उन्हें पट्टा मिलना चाहिए, पर माफियाओं पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। और साथ ही में उदयपुर के विकास में 6 बार के बोर्डों का भी इन्होंने योगदान का जिक्र करा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और आप भी बता सकते हैं शहर का अगला महापौर आप किसे बनता देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। धन्यवाद।